जब भी हम 15वीं सदी के राजपूत राजाओं के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? किले, युद्ध, तलवारें, यही सब ना। लेकिन आज हम मेवाड़ के एक ऐसे शासक की कहानी में उतरेंगे जिनका नाम सिर्फ वीरता के लिए नहीं बल्कि कला, संगीत और ज्ञान के एक बेजोड़ संरक्षक के तौर पर इतिहास में अमर है। नाम है राणा कुंभा। तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और मिलते हैं मेवाड़ के इस अजब गजब राजा से। शुरुआत करते हैं उनकी एक सबसे दमदार उपाधि से, अभिनव भट्टाचार्य। इसका मतलब है आधुनिक भरत। अब याद रखिए, भरत मुनि वो महान ऋषि थे जिन्होंने भारतीय संगीत और नाट्य कला की नींव रखी थी, और राणा कुंभा को उन्हीं का एक नया अवतार माना गया। जरा सोचिए, एक राजा के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? तो सवाल यही उठता है, भाई एक राजा जो जंग के मैदान में भी उतना ही माहिर था, उसे कला के इतने बड़े आचार्य की उपाधि मिली तो मिली कैसे? यही तो वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। हमारे आज के इस सफर में हम सबसे पहले उनकी पत्थर में तराशी विरासत यानी उनके बनाए मंदिरों को देखेंगे। फिर हम उनके लिखे शब्दों की दुनिया में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि कैसे एक राजा ने किताबें भी लिखी। इसके बाद हम उनके दरबार के नगीनों मतलब उनके विद्वानों से मिलेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे उनकी ढेरों उपाधियां उनकी पूरी शख्सियत की कहानी बयां करती हैं। तो चलिए सबसे पहले उस विरासत को देखते हैं जिसे आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनके बनाए हुए शानदार मंदिर। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं बल्कि कला और आस्था की वो कहानियां हैं जो आज भी जिंदा हैं। देखिए, कुंभा की आस्था किसी एक दायरे में बंधी नहीं थी। एक तरफ तो उन्होंने भगवान विष्णु के लिए कुंभलगढ़, चित्तौड़ और अचलगढ़ में भव्य कुंभ स्वामी मंदिर बनवाए, तो वहीं दूसरी तरफ उनका संरक्षण जैन धर्म को भी मिला। उनके खजांची वेलका भंडारी का बनवाया शांतिनाथ जैन मंदिर हो या फिर व्यापारी धारणाक शाह का बनवाया रणकपुर का मशहूर जैन मंदिर, ये इस बात का सबूत है कि उनकी नज़र में कला और आस्था का कोई एक मजहब नहीं था। रणकपुर मंदिर की भव्यता का अंदाजा लगाना हो ना, तो बस एक नंबर याद रखिए, 1444। जी हाँ, 1444 खंभे। और कमाल की बात ये कि हर एक की नक्काशी दूसरे से बिल्कुल अलग। ये कोई मंदिर नहीं बल्कि कला का एक महासागर है, सचमुच। और रणकपुर मंदिर की दीवारों पर खुवे हुए ये शब्द महज पत्थर पर लिखी कोई कविता नहीं है। ये तो मेवाड़ का खरा इतिहास है जो हमें सीधे बप्पा रावल से लेकर खुद राणा कुंभा तक की कहानी सुनाता है, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन कुंभा सिर्फ दूसरों की कला की तारीफ करने वाले राजा नहीं थे। अब हम उनके उस रूप से मिलेंगे जहां वो खुद कलम और वीणा उठाते थे। सोचिए, सिंहासन पर बैठा एक ऐसा विद्वान जिसने खुद इतिहास लिखा। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए, अंदाजा हो जाएगा कि हम किसी आम राजा की बात नहीं कर रहे हैं। संगीत राज तो संगीत का ऐसा विश्वकोश है जिसे आज भी बड़े बड़े जानकार पढ़ते हैं। जयदेव के गीत गोविंद पर उनकी टीका रसिक प्रिया आज भी मशहूर है। और सोचिए तो जरा, एक राजपूत राजा संस्कृत में अतुल चातुरी और मराठी में रसनंदिनी जैसे नाटक लिख रहा था। ये उनकी काबिलियत की बस एक छोटी सी झलक है। और कुंभा का संगीत से रिश्ता सिर्फ लिखने पढ़ने तक का नहीं था। कल्पना कीजिए मेवाड़ के उस राजा की जो जंग की रणनीतियों से फुर्सत निकालकर अपने गुरु सारंग व्यास के साथ बैठकर वीणा के तारों को छेड़ रहा हो। कला उनके लिए कोई शौक नहीं थी बल्कि उनकी जिंदगी का, उनकी रूह का हिस्सा थी। कहते हैं ना कि एक अकेला फूल बाग नहीं बना सकता। कुंभा ये बात बखूबी जानते थे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ को ज्ञान और कला के फूलों से सजा दिया। उन्होंने अपने आसपास उस दौर के सबसे तेज दिमागों का एक ऐसा जमावड़ा तैयार किया जिसने मेवाड़ में एक तरह से बौद्धिक क्रांति ला दी। उनके दरबार में मंडन जैसे महान वास्तुशिल्पी थे जिनका तो पूरा परिवार ही, भाई नाथा और बेटा गोविंद, कला का खजाना था। और ये साझेदारी देखिए, कान्हा व्यास का लिखा हुआ महान ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य, उसका पहला हिस्सा खुद राजा कुंभा ने लिखा। ऐसा लगता था मानो राजा और विद्वान मिलकर साथ में इतिहास रच रहे हों। कुंभा का दरबार ज्ञान का वो संगम था जहां हर नदी का स्वागत था। हिंदू विद्वानों के साथ साथ सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी और मुनिचंद्र सूरी जैसे बड़े बड़े जैन संतों को भी वही सम्मान और पनाह मिली। ये दिखाता है कि कुंभा के लिए ज्ञान का कोई धर्म नहीं था, ज्ञान अपने आप में ही धर्म था। तो अब वापस आते हैं राणा कुंभा की पहचान पर।
उन्हें बहुत सारी उपाधियां मिली, लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए नहीं थी। हर एक उपाधि उनकी शख्सियत के एक नए पहलू का दरवाजा खोलती है। चलिए एक एक कर इन दरवाजों के पीछे झांकते हैं। पहली उपाधि हिंदू सुल्तान। और दिलचस्प बात यह है कि ये उपाधि उन्हें किसी अपने ने नहीं बल्कि उस दौर के मुस्लिम शासकों ने दी थी। ये इस बात का सबूत था कि दुश्मन भी उनकी सियासी ताकत और रुतबे का लोहा मानते थे। अगली उपाधि है राणो रासो। ये हमें सीधे उनके दरबार में ले जाती है, जहां विद्वानों का मेला लगता था। इसका मतलब ही था विद्वानों का रक्षक राजा। ये उपाधि ज्ञान के लिए उनके सम्मान को दिखाती है। और अब चलते हैं युद्ध के मैदान की तरफ। हाल गुरु यानी पहाड़ी किलों का स्वामी। ये उपाधि उनकी उस फौजी काबिलियत को सलाम करती है जिसने मेवाड़ के किलों को अजय अभेद्य बना दिया था। और आखिर में छाप गुरु, जो हमें याद दिलाता है कि जिन हाथों में कलम और वीणा थी, उन्हीं हाथों में धनुष बाण चलाने की भी उतनी ही महारत थी। वो एक मुकम्मल योद्धा थे। तो हम घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर आ गए। एक निर्माता, एक विद्वान, एक संरक्षक, एक संगीतकार और एक योद्धा। राणा कुंभा सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरा युग थे। उनकी विरासत का कौन सा पहलू उन्हें सबसे बेहतर तरीके से बयां करता है? शायद इसका सही जवाब ये है कि उन्हें किसी एक खाने में बांधा ही नहीं जा सकता। और शायद यही उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है।